रिया को आज भी याद है वो दिन जब उसकी बड़ी बहन मीरा की शादी पक्की हुई थी। घर की आधी से ज़्यादा दुनिया मीरा ही संभालती थी। पिता की लगातार बढ़ती बीमारी, घर की तंगी, माँ के कंधों पर चढ़ा बोझ, इन सब के बीच कॉलेज खत्म होते ही मीरा ने ट्यूशन पढ़ाकर घर को सहारा दिया था। रिया उससे 3 साल छोटी थी, नटखट सपनों में खोई रहने वाली, और मीरा के लिए दुनिया की सबसे प्यारी चीज़। जब मीरा के लिए उसी शहर के एक सम्मानित और समझदार परिवार से रिश्ता आया तो माँ ने पहली बार चैन की सांस ली थी कि चलो बड़ी बेटी तो अच्छी जगह चली जाएगी। शायद उसकी ज़िंदगी अब संघर्ष से थोड़ा बाहर आ पाएगी। लड़के का नाम अर्जुन था, एक प्राइवेट कंपनी में अच्छे पद पर था। उसके माता पिता यानी भाभी सास ससुर को भी लोग अच्छे संस्कारी सीधे साधे लोग कहते थे, मगर सगाई के दिन ही मीरा और रिया को लगा था कि ये लोग थोड़े सख्त स्वभाव के हैं। मगर कौन सी सास तुरंत ही बहू पर प्यार लुटा देती है, ये सोचकर उन्होंने मन को समझा लिया था। मीरा भी मुस्कुराकर सबके बीच घूम रही थी, पर उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट रिया साफ पढ़ पा रही थी, जैसे वो कहना चाहती हो कि अगर कभी मैं रो दूं तो तू मेरा चेहरा पढ़ लेना, बिना बोले ही समझ जाना। शादी धूमधाम से हुई। विदाई के समय रिया की दुनिया सच में सूनी हो गई, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक उसने जो भी महसूस किया था वह अक्सर मीरा से ही बांटा था। उस रात जब दुल्हन बनकर मीरा ससुराल पहुंची तो वहाँ के घर का माहौल बाहर से जितना सजा संवरा दिख रहा था, अंदर से उतना ही अनुशासन और खामोशी से भरा हुआ था। सास उषा देवी बहुत अनुशासित और परफेक्ट टाइप की महिला थी। उनके लिए घर का हर सामान, हर दीवार, हर बात एक नियम से चलती थी। ससुर जी गोपाल जी शांत स्वभाव के थे, कम बोलते, पर उनकी एक नज़र ही काफ़ी थी समझने के लिए कि वह किस बात पर उन्हें खुशी है और किस बात पर नहीं। देवर रोहन अर्जुन से 2 साल छोटा था, हंसमुख और थोड़ा बेफिक्र किस्म का था, जो मीरा को देखते ही मजाक में बोला, अब तो भाभी आ गई, अब मुझे डांटने वाला एक और इंसान बढ़ गया। मीरा हल्का सा मुस्कुराई। उसे लगा था कि शायद रोहन से वह खुलकर बात कर पाएगी। कम से कम कोई तो होगा जो इस घर में बेझिझक हंसता मुस्कुराता हो। पहले कुछ दिन तो शादी की रस्में मेहमानों के आने जाने में ही निकल गए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे मीरा को महसूस हुआ कि ये ससुराल आम घरों जैसा नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित दफ्तर जैसा है, जहाँ हर काम का टाइम टेबल है, हर बात की रिपोर्ट है और हर गलती की फटकार निश्चित है। सुबह 5 बजे से पहले उठना, पूरे घर की झाड़ू पोछे, रसोई का काम, नाश्ता, फिर सास ससुर के लिए पूजा की थाली, सब कुछ एक नियम के साथ। उषा देवी खुद भी खूब काम करती थी, लेकिन उनकी आदत थी हर छोटी बात में टोक देना, जैसे चाय थोड़ी कम मीठी है, पराठा थोड़ा ज़्यादा सिक गया, दाल में जरा सा नमक कम है। और इन सब बातों के बीच मीरा हर पल खुद को कसौटी पर खड़ा महसूस करती रहती। अर्जुन सुबह ऑफिस चला जाता, रात को थका हुआ लौटता, थोड़ा टीवी, थोड़ा मोबाइल और फिर सो जाना। उसे ऐसा लगता मानो शादी के बाद उसका जीवन और व्यस्त हो गया है और मीरा की बातें उसके लिए धीरे धीरे सिर्फ दैनिक खबरों जैसी रह गई हैं। कुछ महीने बीते। इस बीच एक दिन माँ ने फ़ोन पर बताया कि अब वे रिया के लिए भी लड़का देखने लगे हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं उन्हें डर लगा रहता कि कहीं रिया को ऐसा घर ना मिले जहाँ उसे भी उतने ही सख्त नियमों में रहना पड़े।
मीरा ने धीरे से माँ से कहा, माँ, रिया को ऐसे घर में भेजिएगा जहाँ कम से कम बातें खुलकर हो सके, जहाँ बहू को इंसान समझा जाए, सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं। माँ ने एक पल के लिए सवाल किया कि क्या तुम खुश नहीं है? फिर खुद ही चुप हो गई, क्योंकि वे जानती थी हर बहू की खुशी चुप्पी के पीछे ही तो छुपाई जाती है। मीरा किसी तरह बात को संभालते हुए बोली, नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, बस इतना कह रही हूँ कि आप अपनी छोटी बेटी के लिए थोड़ा और सोच समझकर फैसला लीजिएगा। फोन कटने के बाद मीरा की आंखों में जो आंसू रुके थे उन्हें उसने जल्दी से पोंछ लिया, क्योंकि रसोई से सास की आवाज़ आ रही थी, मीरा, दाल में ऊपर से घी मत डालना, फैट बढ़ता है। घर में सबसे ज़्यादा मीरा का लगाव रोहन से हो गया था। वह जब भी ऑफिस या कॉलेज से लौटता हंसते मुस्कुराते हुए भाभी से पूछता, आज कितनी डांट पड़ी, स्कोर कार्ड बता दो। मीरा भी हंसते हंसते कहती, आज तो तुम जैसी शरारतें नहीं की, इसलिए थोड़ा कम डांट पड़ी। रोहन के साथ हल्की फुल्की बातचीत ही मीरा के दिन की सबसे बड़ी राहत बन गई थी। सास को ये नज़दीकी शुरू में ठीक लगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि मीरा का रोहन से ज़्यादा खुलकर बात करना ठीक नहीं। वे अक्सर ताने मारने लगी कि बहू हो तो ऐसी, पति कम बोले तो देवर से दोस्ती बढ़ा लो। मीरा को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता, पर वह जानती थी कि अगर उसने सफाई देने की कोशिश की तो बात और बढ़ जाएगी। उधर रिया की जिंदगी भी बदलने वाली थी। एक दिन माँ ने बताया कि एक अच्छा रिश्ता आया है, लड़का इंजीनियर है, परिवार अच्छा है, घर भी अपनी खुद के ही हैं। रिया ने हिम्मत करके पूछा, माँ, क्या दीदी ने कुछ कहा है? वो घर कैसा है? वहाँ की सास कैसी हैं? माँ ने हल्की सी आह भरते हुए जवाब दिया, बेटा, मीरा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, बस इतना ज़रूर कहा कि तू ऐसे घर में जाए जहाँ तेरा दम घुटे नहीं। पर हर घर में थोड़ी बहुत परेशानी तो होती ही है, हमें भी हकीकत देखकर फैसला लेना होगा। रिया दिल में सोचती रही कि अगर दीदी शायद खुश नहीं भी हैं तो वह माँ को कभी पूरा सच नहीं बताएंगी। वह हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को पीछे रखती आई हैं। समय बीतता गया। मीरा की शादी को 1.5 साल हो चुके थे। घर वालों की नज़र अब उसके माँ बनने पर टिक गई। उषा देवी हर दूसरे दिन ताने देती, आजकल की लड़कियाँ करियर और फैशन में इतनी खो जाती हैं कि उन्हें माँ बनने की जिम्मेदारी याद ही नहीं रहती। हमारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा, ये सोचती ही नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि लेकिन ऐसी बातों में ताने ज़्यादा और समझ कम दी जाती है। अर्जुन भी कभी कभी माँ के तानों को दबाव में आकर मीरा से कह देता, देखो मीरा, मुझे बीच में मत डाला करो, माँ को भी तो किसी से उम्मीद है, तुम कोशिश तो कर रही हो ना। मीरा का दिल हर बार ये सुनकर टूटता। उसे लगता कि जैसे उसकी स्त्री होने की पहचान सिर्फ माँ बनने पर ही टिक गई है। एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ अचानक बदलने लगा। रिया का रिश्ता पक्का हो चुका था, सगाई की तारीख तय हो चुकी थी। तभी अचानक लड़के वालों ने फ़ोन करके दहेज की कुछ नई मांगे रख दी, कार, ज़्यादा सोना और कुछ नगद। माँ पापा का चेहरा उतर गया। वो जानते थे कि इतनी क्षमता उनके पास नहीं है। जब ये बात मीरा तक पहुंची तो उसने फ़ोन पर रोते हुए माँ की आवाज़ सुनी, बेटा, शायद हमें ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। रिया का भविष्य भगवान भरोसे है, अब समझ नहीं आता क्या करें। मीरा ने खुद को संभाला और उस रात पहली बार अर्जुन से खुलकर बात की।
उसने कहा, अगर तुम चाहो तो अपने ऑफिस से कुछ मदद कर सकते हो, शायद लोन या कुछ और, ताकि मेरी छोटी बहन की शादी में ये सब अड़चन ना आए। अर्जुन थोड़ा सोचा। उसे मीरा की तकलीफ समझ आ रही थी, पर वह अपने परिवार की सोच भी जानता था। उसने कहा, मीरा, मैं कोशिश करूँगा, पर तुम्हें पता है माँ को दहेज के नाम पर मदद लेना भी पसंद नहीं है। वो हमेशा कहती हैं कि अपनी औकात में ही काम करना चाहिए। किस्मत ने जैसे किसी और ही मोड़ की तैयारी कर रखी थी। रिया की सगाई टूट गई। लड़के वालों ने साफ कह दिया कि अगर उनकी शर्तें नहीं मानी जाएगी तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। माँ पापा ने भरी दिल से ये फैसला स्वीकार किया, लेकिन सबसे ज़्यादा टूट गई थी खुद रिया। उसे लगा कि उसकी किस्मत बस कुछ सामान और कार तक सीमित थी। पूरे मोहल्ले में बातें होने लगी। लोग अपनी अपनी तरह से कारण खोजते। कोई कहता लड़के वाले की लालच, तो कोई इशारा करता कि शायद लड़की में ही कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि दुनिया को अक्सर सच्चाई नहीं, अफवाहों से ज़्यादा मतलब होता है। रिया कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकली। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी बस वहीं थम गई। इसी बीच एक दिन मीरा के ससुराल में भी हल्की सी हलचल हुई। गोपाल जी के एक पुराने दोस्त गांव से शहर आए हुए थे। वे अपने छोटे भाई की बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। बातों बातों में उन्होंने उषा देवी से पूछा कि आपके छोटे बेटे रोहन की शादी का क्या सोचा है। कोई कहा, आजकल अच्छी लड़की मिलना आसान नहीं है और मुश्किल भी है। सब कुछ देखना पड़ता है, घर परिवार, संस्कार और सबसे ज़रूरी लड़कियों की सोच। तभी पास ही में बैठी एक चाची ने मजाक में कहा, भाभी क्यों ना मीरा की छोटी बहन का रिश्ता देख लें। घर खानदान भी वही, संस्कार भी वही और बहू का मायका भी एक ही जगह रहेगा। आना जाना भी आसान रहेगा। बात मजाक में कही गई थी, पर उषा देवी ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्हें लगा कि वाकई अगर ऐसा हो जाए तो उनके दोनों बहुओं की सोच भी मिलती जुलती होगी। घर में बाहर वालों की बजाय अपने ही घर की संस्कारी लड़की आएगी और रिश्ते भी मजबूत होंगे। उस रात जब सब सो चुके थे, मीरा अपने कमरे में बैठी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। तभी उषा देवी दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। मीरा ने जल्दी से फ़ोन काटा और घबराते हुए बोली, माँ जी आप अंदर आइए। उषा देवी ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मीरा आज एक बात मन में आई है, सोचा तुमसे भी शेयर कर लूँ। तुम्हारी छोटी बहन रिया की सगाई टूटी, ये सबके लिए दुख की बात है, पर दुनिया यहीं रुकती नहीं। हम सबको आगे बढ़ना पड़ता है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना रिया का रिश्ता रोहन के लिए देख लिया जाए। मीरा एक पल के लिए स्तब्ध होकर रह गई। उसका पहला ख्याल यही था कि क्या रिया इस घर के अनुशासन को झेल पाएगी। क्या वह भी वही ताने, वही नियम, वही घुटन महसूस करेगी जो मीरा रोज़ महसूस करती है। पर अगले ही पल उसने अपनी बेटी के जैसे प्यारी बहन का वो चेहरा याद किया जो कुछ दिनों से टूटकर बिखर चुका था। उसे लगा अगर रिया इस घर में आएगी तो कम से कम दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बन सकती हैं, एक दूसरे की आंखों में बिना बोले भी दुख पड़ सकती हैं। मीरा ने धीरे से पूछा, माँ जी क्या आपने इस बारे में रोहन से बात की है। उषा देवी बोली, अभी नहीं, लेकिन मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। मैंने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। वे अगर देखेगा कि लड़की संस्कारी है, परिवार से है और घर को संभाल सकती है तो वो मना नहीं करेगा। उस रात मीरा सो नहीं पाई। उसके अंदर जैसे दो आवाज़ें लड़ रही थी। एक कहती,
तू अपनी छोटी बहन को उसी पिंजरे में ला रही है जिसमें खुद फंसी हुई है। दूसरी कहती, अगर कोई और ससुराल मिल भी गई तो कौन गारंटी दे सकता है कि वो जगह इससे बेहतर होगी। कम से कम यहाँ तू है जो उसे हर कदम पर संभाल सकती है। सुबह होते ही उसने माँ को फ़ोन किया और हिम्मत करके बात रखी। माँ, सासू माँ चाहती हैं कि रिया का रिश्ता रोहन के साथ हो जाए। माँ पहले तो चौंकी, फिर बोली, बेटा ये तो बहुत बड़ी बात है, एक घर में 2 बहनें। लेकिन बेटा, क्या तुम दिल से चाहती हो कि ऐसा हो, या तुम सिर्फ दुनिया की बातों से डर कर ये फैसला ले रही हो। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, माँ, मैं चाहती हूँ कि रिया मेरे पास रहे। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। पर एक सच्चाई ये भी है कि ये घर बहुत अनुशासित है। यहाँ प्यार है पर ताने भी है। यहाँ सम्मान है पर दबाव भी है। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, हर ससुराल में कुछ ना कुछ होता है, पर फर्क इतना है कि वहाँ तेरी बहन अकेली होगी, यहाँ उसके साथ तू होगी। कुछ दिनों में परिवारों के बीच बात आगे बढ़ी। रोहन से भी चर्चा हुई। रोहन शुरू में थोड़ी हिचकिचाहट में था। उसका मन अभी शादी के लिए तैयार नहीं था। वह अपने करियर को लेकर व्यस्त था। लेकिन जब उसने मीरा से रिया के बारे में सुना कि वह सीधी पढ़ी लिखी, घर वालों का ख्याल रखने वाली लड़की है और इस समय टूटे हुए मन से जूझ रही है, तो उसका दिल थोड़ा पिघला। रोहन ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपने जीवन में एक ऐसे इंसान को जगह दे सकता हूँ जो पहले से ही चोटिल है? क्या मैं इतना जिम्मेदार हूँ कि उसके भरोसों को फिर से बना सकूं? अंततः उसने घर वालों के सामने हामी भर दी। उसकी एक ही शर्त थी कि उस रिया से 1-2 बार मिलने दिया जाए, ताकि दोनों कम से कम एक दूसरे की सोच समझ सकें। पहली बार जब रिया अपने माँ पापा के साथ मीरा के ससुराल आई तो उसके कदम कांप रहे थे। वे घर पहले ही भी देख चुकी थी जब दीदी की शादी हुई थी, पर आज उसका हर कोना उसे नए सवालों के साथ देख रहा था। मीरा ने उसे गले लगाया, उसके माथे को चूमा और फिर धीरे से कान में कहा, तू डरे मत, मैं हूँ ना, जो भी होगा साथ में झेलेंगे। उषा देवी ने औपचारिक मुस्कान के साथ रिया का स्वागत किया, पर उनकी आंखें बड़ी बारीकी से उसके चाल ढाल, बातचीत, पहनावे और जवाबों को परख रही थी। ससुर जी ने शालीनता से हाल चाल पूछा और रोहन थोड़ी हिचक के साथ सामने बैठा रहा। कभी कभी हल्का सा मुस्कुरा देता ताकि रिया को यह महसूस हो कि वह बिल्कुल भी कठोर इंसान नहीं। बातचीत के दौरान जब सब लोग कमरे से बाहर चले गए और बस मीरा, रिया और रोहन रह गए, तब मीरा ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, अच्छा चलो तुम दोनों बात करो, मैं रसोई में माँ जी की मदद कर आती हूँ। रिया घबरा गई। उसने हाथ पकड़कर मीरा से जैसे मदद मांगते हुए कहा, दीदी मैं क्या बोलूँगी। मीरा ने उसके हाथ पर हल्के से थपकी दी और बोली, बस अपने जैसी रह, जो मन में है वही कह, किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं। मीरा के जाते ही कमरे में कुछ सेकंड की अजीब सी खामोशी छाई रही। फिर रोहन ने खुद ही बात शुरू की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा, बस इतना कहूँगा कि मैं भी पहली बार ऐसा रिश्ता देख रहा हूँ जहाँ शादी से पहले इतने सारे सवाल मन में हैं। मुझे पता है तुम्हारे साथ जो हुआ वो आसान नहीं था और मैं ये वादा नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे सारे घाव भर दूँगा, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उन्हें और गहरा नहीं होने दूंगा। रिया को रोहन की ये सादगी भरी बातें दिल को छू गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं,
बस इतना चाहती हूँ जिस घर में जाऊँ वहाँ मुझे गलती की गुंजाइश भी इंसान की तरह दी जाए, मशीन की तरह नहीं। रोहन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मेरी माँ थोड़ी स्ट्रिक्ट है, ये तो मैं छुपाकर नहीं कहूँगा, पर वे गलत इंसान नहीं है। घर की जिम्मेदारियाँ उन्हें थोड़ा सख्त बना देती हैं, पर दिल से वे नरम हैं। अगर तुम और भाभी दोनों साथ रहोगी तो शायद घर का माहौल थोड़ा और हल्का और खुश मिजाज हो सके। उस छोटे से संवाद ने रिया के अंदर की बहुत सी जमी हुई बर्फ पिघला दी। उसे लगा कि शायद किस्मत उसे दूसरी बार मौके दे रही है और इस बार उसकी बहन उसके साथ होगी, जो हर कठिन मोड़ पर उसका हाथ पकड़कर सही दिशा दिखाएगी। कुछ महीने में रिया और रोहन की शादी भी तय हो गई। पड़ोस में फिर से हंसी खुशी का माहौल बना। लोग कहने लगे, वाह, एक ही घर में दो बहनें, कितना अच्छा होगा ना, मायका और ससुराल एक जैसा ही हो जाएगा। पर इस सच ये था कि इस फैसले के पीछे जितनी भावनाएं थीं उतनी ही जिम्मेदारियां भी। अब दो बहनों की खुशियां और दुख एक ही छत के नीचे बंटने वाले थे। एक ही सास के ताने, एक ही ससुर की चुप्पी, एक ही घर के नियम और एक ही परिवार की जिम्मेदारी। शादी के दिन जब रिया दुल्हन बनकर मीरा के उसी घर की चौखट पर पहुंची जहां वह पहले मेहमान की तरह आई थी, तब उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बार बार उसका मन यही सोच रहा था कि वह वही आंगन है जहां उसने दीदी की विदाई पर रोते हुए बूंद बूंद आंसू गिराए थे। आज वही आंसू खुशी के बहाने वापसी के संकेत बने हैं। मीरा ने जैसे ही उसकी आरती उतारी, दोनों की आंखों में बचपन से अब तक के सारे दृश्य घूम गए। जब वे एक ही बिस्तर पर सोती थी, एक ही थाली में खाना खाती थी, एक दूसरे के बाल संवारती थी। अब किस्मत ने उन्हें नया रिश्ता देकर फिर से एक साथ कर दिया है। इस बार ये साथ जिम्मेदारियां, उम्मीदों और कई अनकहे डर के साथ बंधा था। शादी के बाद के शुरुआती दिनों में घर का माहौल उत्सव जैसा था। हर कोई मजाक में कहता, अब तो घर में दो बहुएं हैं, दोहरी खुशियाँ, दोहरी रौनक। उषा देवी भी शुरू में बहुत ध्यान रख रही थी। कभी रिया की थकान देखकर कह देती, आज तू आराम कर ले, मीरा कर लेगी काम। तो कभी मीरा की कमर पकड़ते हुए कहती, तूने पहले ही इतना काम संभाला, अब संभल कर काम कर, अब तेरी बहन भी तो आ गई है, दोनों बांटकर काम कर लिया करो। पर इस प्यार के पीछे एक अदृश्य तराजू भी था, जहां हर समय तुलना का वजन रखा जा रहा था। एक दिन सुबह की बात है, चाय बनाते समय रिया की चाय थोड़ी ज़्यादा कड़क हो गई। उषा देवी ने चाय की एक घूंट लेते ही भवें सिकोड़ ली और बोली, मीरा देख, तूने शुरू से इतनी अच्छी चाय बनाना सीख ली थी, और तेरी बहन को देख, उसे तो बेसिक भी सही से नहीं आता। पता नहीं मायके में क्या करती थी तुम लोग, वहाँ किसी को कुछ सिखाया भी जाता था या नहीं। रिया के हाथ में रखा कप कांप गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत और उत्साह एक घूंट में ही निकल लिया गया हो। मीरा का दिल तड़प उठा। वो तो जानती थी कि अगर उसने तुरंत जवाब दे दिया तो बात और बिगड़ जाएगी। उसने शांत आवाज में कहा, माँ जी, चाय थोड़ा कड़क हो गई तो अगली बार ध्यान रख लेगी। वैसे भी नए घर में सब सीखने समझने में समय लगता है। उषा देवी ने थोड़ा व्यंग से कहा, हाँ हाँ, सीख तो तुम ही रही हो, पहले खुद सीखी फिर बहन को सिखा रही हो,
लेकिन याद रखना, इस घर का काम है, यह कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं। ऐसे कई छोटे छोटे ताने रिया के दिल में गहरे उतरते जा रहे थे। कभी उसकी सब्जी कम मसालेदार होने पर, कभी उसका समय पर मेहमानों को पानी ना दे पाना, तो कभी उसके कपड़े धोने के ढंग पर भी टिप्पणी कर दी जाती। रिया खुद से सवाल करती, क्या मैं सच में इतनी निकम्मी हूँ, या सिर्फ मुझे मौका नहीं दिया जा रहा। मीरा हर बार उसकी आंखों में उभरती नमी देखती, लेकिन वह भी खाली हाथ थी, क्योंकि सालों से खुद भी वही ताने सुनते, समझते, झेलते आई थी। फर्क बस इतना था कि अब उसके साथ वही बातें उसकी बहन पर भी दोहराई जा रही थी। एक दिन रात को जब सब सो चुके, मीरा और रिया छत पर बैठी थी। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन दोनों बहनों के दिल पर जैसे बादल छाए थे। रिया ने धीरे से कहा, दीदी, क्या तुम सच में यहाँ खुश हो? सच सच बताओ, सिर्फ मुझे संभालने के लिए मत कहना कि सब ठीक है। मीरा ने कुछ सेकंड तक आसमान की ओर देखा, फिर बोली, खुश शब्द बड़ा अजीब है ना। हर घर में किसी न किसी रूप में लड़ाई, ताने, दबाव होते हैं, बस हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और थोड़ा थोड़ा खुद को बदल देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि यहाँ सब परफेक्ट है या मैं हर दिन मुस्कुराती ही हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं अब इस घर के लोगों की आदतें, उनकी ठोकरें और उनके नज़रिया को समझने लगी हूँ, और शायद कहीं ना कहीं उन्होंने भी मुझे अपना लिया, बस तरीका अलग है। रिया ने गुस्से और दर्द भरे स्वर में कहा, पर दीदी, क्या हमें हमेशा ही अपनी हद से ज़्यादा झुकना होगा? क्या किसी को ये हक है कि वह हमें हर छोटी बात पर ऐसे जज करे जैसे हम कोई इंसान नहीं, सिर्फ उनकी अपेक्षाओं की वस्तु हो? दुनिया भर में बेटियों से कहा जाता है कि ससुराल को अपना घर मानो, लेकिन क्या कभी कोई ससुराल भी हमें अपनी बेटी मानकर हमारी गलतियों को प्यार से संभालने की कोशिश करता है? मीरा के पास इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं था। उसने बस रिया का हाथ पकड़ा और बोली, देख, अगर हम दोनों टूट गए तो इस घर में हमारे लिए कोई सहारा नहीं बचेगा। हमें ही एक दूसरे की ताकत बनना होगा। अगर ताने सुनने पड़ते हैं तो हम मिलकर उन्हें हल्का बना सकते हैं। अगर नियम में थोड़ा घुटन है तो उसमें भी थोड़ी हंसी मिलाने की कोशिश कर सकते हैं। धीरे धीरे दोनों बहनों ने एक दूसरे के लिए एक अनकहा वादा कर लिया कि वे इस घर के माहौल को जितना हो सके पॉजिटिव बनाएंगी। मीरा सुबह जल्दी उठकर पहले खुद का काम संभालती, फिर रिया को आराम से करके चीज़ सिखाती ताकि वह बिना डरे सीख सके। रिया भी अपनी तरफ से हर काम दिल से करने लगी। वह चुपचाप माँ जी की आदतों को नोटिस करती, उन्हें पसंद क्या है, किस समय क्या खाना पसंद है, घर के कपड़े कैसे तह करनी है, सब सीखती रही, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसे इस घर को अपना बनाना है तो पहले उसे इस घर की धड़कन समझनी होगी। रोहन भी अपनी तरफ से दोनों बहनों के लिए ढाल बनने की कोशिश कर रहा था। जब कभी उषा देवी थोड़ा ज़्यादा तीखे शब्द बोल देती तो बाद में रोहन माँ से अकेले में बात करता, माँ, कभी कभी आप बहुत कठोर बोल देती हैं, आपको शायद एहसास नहीं होता, लेकिन आपके एक वाक्य से दोनों बहनों का पूरा दिन खराब हो जाता। उषा देवी पहले तो नाराज हो जाती कि बेटा बहुओं की तरफदारी कर रहा है, लेकिन बाद में जब
रात को अपने कमरे में अकेली होती तो उन्हें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता कि क्या सच में वो इतनी कठोर हो गई हैं कि अपने ही घर की बहुओं की मुस्कान उनसे दूर होने लगी है। अभी तक ये कहानी बस इस मोड़ पर आई थी कि दोनों बहनें एक ही घर में बहू बनकर आ गई थी, पर असली परीक्षा तो आगे आने वाली थी, जब एक छोटी सी गलती, एक कही सुनी बात और आज एक बड़ी लापरवाही उनके रिश्ते, उनके विश्वास और उनके पूरे परिवार को हिलाकर रख देगी। वही मोड़ इस कहानी को सचमुच एक भावनात्मक, दिल छू लेने वाली और जीवन से जुड़ी कहानी बनाएगा, जहां बहन, बहू, पत्नी और बेटी के सारे रिश्ते एक ही तराजू पर रखकर देखे जाएंगे कि आखिर किसका वजन सच में सबसे ज़्यादा होता है, अहंकार का या प्यार का। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते दोनों बहनों की शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया। घर की दिनचर्या अब कुछ हद तक स्थिर हो गई। सुबह की भाग दौड़, रसोई की खटर पटर, सास के निर्देश, ससुर की चुप्पी, अर्जुन और रोहन का ऑफिस जाना, शाम को उनके लौटने पर थोड़ी बहुत हंसी मजाक, टीवी के सामने बैठकर दिन भर की बातें, सब कुछ जैसे एक फिक्स्ड पैटर्न में बंध गया था। लेकिन इस रोजमर्रा की स्थिरता के अंदर बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे जम रही थीं, जिन्हें कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा था। तुलना, मन का रोज, छोटी छोटी अपेक्षाएं और अहंकार के बारीक धागे जो रिश्तों की गर्माहट में उलझलने लगे थे। सबसे पहले बदलाव आया मीरा की जिंदगी में। डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। इस बात से पूरा घर एकदम से खुशियों से भर गया। उषा देवी के चेहरों पर सालों बाद वास्तविक मुस्कान दिखी। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ रखकर कहा, लो, आखिर हमारे घर में भी किलकारियां गूंजने वाली हैं। उन्होंने तुरंत पूजा रखवाई, पड़ोस की औरतों को बुलाकर मिठाइयाँ बंटवाई। मीरा के लिए ये पल बहुत भावुक था, क्योंकि माँ बनने की इच्छा वह लंबे समय से दिल में दबाकर जी रही थी। हर ताने, हर कटाक्ष के बीच भी वह उम्मीद नहीं तोड़ रही थी। अब जब भगवान ने ये सुख उसे दिया तो उसे लगा जैसे उसकी सारी तपस्या रंग ले आई। अर्जुन भी बेहद खुश था। उसने पहली बार ऑफिस से छुट्टी लेकर पूरा दिन मीरा के साथ बिताया, उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसके लिए फल, जूस, पौष्टिक चीज़ें लेकर आया और रात को हंसते हुए बोला, अब तो तुम वीआईपी हो गई हो, सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक घर की खुशी कभी कभी उसी घर में किसी और के लिए चुभन भी बन जाती है, और ये चुभन जानबूझकर नहीं बल्कि तुलना की आदत से पैदा होती है। रिया को मीरा के लिए बहुत सच्ची खुशी थी। उसने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा, दीदी, मुझे लगता है जैसे मैं खुद माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि तुम्हारा बच्चा तो मेरे लिए भी उतना ही अपना होगा। पर जब घर के लोग बार बार मीरा के चारों तरफ घूमने लगे, उसकी हर इच्छा पर ध्यान देने लगे और हर बात में उसी खुशी का जिक्र करने लगे, तो कहीं ना कहीं रिया के मन में हल्का सा खालीपन भी उभरने लगा, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। शाम को जब चाय पीते वक्त उषा देवी पड़ोस की एक आंटी से कह रही थी, हमारी बड़ी बहू तो सच्ची लक्ष्मी निकली, इतने सालों से घर संभाल रही है और हमारी गोद भी भरने वाली है,
तब अनजाने में ही उनकी नज़र रिया पर भी चली गई, जो चुपचाप टेबल पर कप रख रही थी। उषा देवी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, छोटे बेटे की बहू को भी अब समझना चाहिए कि जिम्मेदारियां सिर्फ घर के काम तक सीमित नहीं, आगे वंश भी तो बढ़ाना है। आंटी ने भी बिना सोचे समझे हाँ में हाँ मिला दी। हाँ भाई, आजकल की लड़कियां पहले पहले बहाने बनाती हैं, कैरियर फिगर आ जाती और बाद में पछताती हैं। रिया को ये शब्द किसी चाकू की तरह लगे। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों के कोने तुरंत नम हो गए। उसे खुद पता नहीं था कि शादी को 1 साल हो चुका, पर अभी तक उसके जीवन में माँ बनने की कोई खबर नहीं आई थी। डॉक्टर ने कहा था कि सब नॉर्मल है, बस समय लगेगा, लेकिन समाज और घर वालों समय नहीं समझते, वे सिर्फ नतीजे देखते हैं। रात को जब वह कमरे में आई तो रोहन उसके चेहरे की उदासी भाप गया। उसने पूछा, क्या हुआ, आज तुम चुप हो? माँ ने फिर कुछ बोला क्या? रिया ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, पर जब बातें दिल से ज़्यादा भर जाती हैं तो आंखों से के रास्ते बाहर आ जाती हैं। उसने रोते हुए बताया कि आंटी के सामने कैसे उसकी तुलना मीरा से की गई, कैसे उसे सीधे सीधे इशारा किया गया कि अब वंश बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाओ। रोहन को गुस्सा भी आया और दुख भी। उसने प्यार से रिया के आंसू पोंछे और बोला, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं ये बात साफ साफ कह रहा हूँ कि बच्चों की बात हम दोनों के लिए की है, किसी तीसरे को इसमें मुंह खोलने का हक नहीं है, चाहे तो घर वाले ही क्यों ना हो। जहाँ तक माँ की बात है, मैं उनसे बात करूँगा, पर अभी नहीं, जब वो शांत मूड में होंगी तब। तुम सिर्फ इतना याद रखना कि तुम खाली नहीं हो, तुम्हारी कीमत सिर्फ माँ बनने से नहीं तय होती। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे दोस्त की तरह मेरी ज़िंदगी में आई हो, और सबसे बढ़कर तुम्हारी अपनी एक इज्जत है जो किसी के ताने से कम नहीं हो सकती। रिया को रोहन के शब्दों से कुछ सुकून मिला, पर दिन दिन भर चलने वाली छोटी छोटी तुलना वाली बातें उसके मन पर निशान छोड़ती जा रही थी। मीरा भी ये बात सब नोटिस कर रही थी। एक दिन उसने किचन में रिया को अकेले पाकर कहा, देख तुम कुछ भी अपने अंदर मत दबा, अगर कोई बात बुरी लगी है तो मुझसे आकर बोल, हम मिलकर सुलझाएंगे। रिया ने पहली बार मीरा से थोड़ा तीखे स्वर में कहा, दीदी सब बातें मिलकर थोड़ी सुलझाई जाती हैं। कुछ बातें तो ऐसी होती हैं कि चाहे जितना संभालो टकरा ही जाती हैं। जब भी माँ जी तुम्हें लक्ष्मी कहती हैं, उस वक्त नज़रें मेरी तरफ ऐसे हो जाती हैं जैसे मैं घर पर बोझ हूँ। क्यों हर बार तुलना करके ही किसी की अच्छाई दिखानी होती है? मीरा को ये सुनकर गहरा झटका लगा। उसे लगा कि उसकी खुशी ही जैसे रिया के लिए जलन बन गई है, लेकिन उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। कुछ पल के लिए वह चुप रह गई, फिर शांत स्वर में बोली, रिया अगर तुझे लगता है कि मेरी खुशी तेरे लिए बोझ बन रही है तो ये बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं हर दिन दिल से दुआ करती हूँ कि तू भी माँ बन, मेरे बच्चे के साथ साथ तू भी किलकारियाँ सुन, हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को पालें। मैं खुद माँ जी से भी कहती हूँ कि तुझ पर ताने मत कसा करें, पर तू ये तो मत सोच कि मैं तेरी दुश्मन हूँ। रिया ने तुरंत महसूस किया कि उससे गलत शब्द निकल गए हैं। उसने मीरा के हाथ पकड़ा,
पकड़कर कहा, नहीं दीदी, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। बस दर्द कभी कभी शब्दों की तरह फिसल जाता है, जो हमारे इरादों से बड़ा दिखने लगता है। मुझे आपसे कोई जलन नहीं, सच में नहीं। मैं तो ये चाहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहें। पर जब मुझे बार बार ये एहसास दिलाया जाता है कि देखो बड़ी बहू तो ये वो इतना उतना उतना और छोटी में कमी ही कमी, तो मुझे खुद से नफरत होने लगती है। उस दिन के बाद दोनों बहनों के बीच हल्की हल्की दूरी आ गई। वो खुलकर हंसना, देर रात तक बातों में खो जाना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर रो लेना, सब कुछ अब थोड़ा सहमित हो गया। दोनों दिल से एक दूसरे से प्रेम करती थी, लेकिन चारों ओर से आती बातों, तुलना और दबाव ने उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। उधर उषा देवी को भी महसूस होने लगा कि घर में यह बदलाव मीरा की गर्भावस्था की वजह से है, या फिर उन्हें ही किसी बात की गलत एहसास हो रहा है। इसी बीच एक और मोड़ आया, आर्थिक तनाव का। गोपाल जी की कंपनी में अचानक छटनी की खबर आई और उसी लिस्ट में उनका नाम भी शामिल हो गया। वे कई सालों से उस कंपनी में थे, पर उम्र ज़्यादा हो जाने की वजह से उन्हें भी रिटायरमेंट के नाम पर बैठा दिया गया। घर में अचानक से आर्थिक दबाव बढ़ गया। अर्जुन की सैलरी ठीक ठाक थी, रोहन भी अब अच्छे पोस्ट पर था, पर पूरा परिवार, घर का खर्च, दवाइयाँ, ईएमआई, सब कुछ मिलाकर अब पैसों की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा महसूस होने लगी। उषा देवी का स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। छोटी छोटी बातों पर डांटना, फिजूल खर्च पर ताने देना, बहुओं के कपड़े, गैस, बिजली, यहाँ तक कि सब्जी के दाम तक पर गुस्सा उतार देना, ये सब अब रोजमर्रा का हिस्सा बनने लगा। एक दिन का वाक्य दोनों बहनों के रिश्ते को बुरी तरह झकझोर गया। मीरा को डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराने के लिए कहा, जिसकी रिपोर्ट थोड़ी चिंता वाली आई। उसे ज़्यादा आराम की ज़रूरत थी, काम का बोझ कम करना था और मानसिक तनाव भी नहीं लेना था। अर्जुन ने साफ साफ माँ से कहा, माँ, मीरा घर का थोड़ा ही काम करेगी, बाकी आप या घर में कोई हेल्प रखना पड़े तो रखें, पर डॉक्टर ने मना किया है। उषा देवी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बहू तो अब रानी बन गई है, पहले तो वैसे भी खास थी, अब डॉक्टर का पर्चा लेकर और भी खास हो गई। अच्छा, तो अब घर का सारा काम कौन करेगा? मैं बूढ़ी हो गई हूँ और छोटी बहू से तो वैसे ही सब काम सही से नहीं होता, हर चीज़ में गलती, हर बार समझाना पड़ता। अर्जुन को माँ की यह बात बहुत बुरी लगी, पर उसने उस वक्त ज़्यादा बहस करना ठीक नहीं समझा। अगले दिन से घर का काम का बंटवारा थोड़ा बदल गया। खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, ज़्यादातर काम अब रिया के सिर पर आ गए। मीरा को कहा गया कि तुम बस हल्का फुल्का काम कर लिया कर, ज़्यादा देर खड़ी मत रह, बाकी सब रिया देख लेगी। शुरू शुरू में रिया ने सोचा कि ठीक है, दीदी के लिए ये सब करना तो मेरा फर्ज है, पर धीरे धीरे ये फर्ज एक ऐसी लाठी बन गया जिससे उस पर बातें बरसने लगी। एक शाम की बात है, रिया पानी भरते भरते थक गई थी और ऊपर से ऑफिस से लौटे रोहन ने भी कुछ मदद कर दी, सब्जी काट दी, गैस पर चाय चढ़ा दी। उषा देवी ने ये सब देखते ही ताना मार दिया, वाह रे जमाना, पहले तो बहुएं पति को खाना खिलाती थी, अब पति बहू के लिए प्याज काट रहे हैं। रिया को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। बाद में कमरे में जाकर उसने झुलझुलाहट में रोहन से कहा कि कोई रानी नहीं हूँ जो काम नहीं करती, पर क्या ये ज़रूरी है कि मैं ही हमेशा सब संभालूं और आप अगर थोड़ा बहुत हाथ बटाओ तो भी बात बने? क्यों हमेशा ही ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है? इन सब के बीच सबसे बड़ा विस्फोट तब हुआ जब एक दिन उषा देवी ने घर की बहुओं के खर्च पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, देखो, अब घर की हालत पहले जैसे नहीं रही, अब से कोई भी फालतू खर्चा नहीं होगा। मेरा तुझे भी अपनी डॉक्टर वाली चीज़ें पर कुछ कटौती करनी होगी, और रिया तुम भी अपनी कॉस्मेटिक और कपड़ों वाली आदतों पर लगाम लगाओ। बात यहीं तक रहती तो ठीक था, पर अचानक उन्होंने एक बात कह दी जिसने दोनों बहुओं के बीच आग लगा दी। उषा देवी बोली, सच बोलूं तो हमारे घर के खर्च ज़्यादातर छोटी बहू की वजह से बढ़े हैं। बड़ी बहू तो शुरू से समझदार रही है, मायके से कम चलाना सीखा है, पर छोटी तो हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहती रहती है, कभी ड्रेस, कभी क्रीम, कभी पार्लर।
अगर ये सब बंद हो जाए तो आधा खर्च यहीं से कम हो जाएगा। रिया को लगा जैसे किसी ने उसके सामने उसके सम्मान का चीराहटी कर दी हो। उसने एकदम से जवाब दिया, माँ जी, मैंने कब आपसे कभी पैसे मांगे हैं? रोहन और मैं दोनों कमाते हैं, हम अपने खर्चे खुद संभालते हैं। अगर आप घर के लिए चाहें तो मैं और दूंगी, पर ये मत कहिए कि मैं फजूल खर्च हूँ। मेरी भी अपनी छोटी छोटी इच्छाएं हैं। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मीरा दुविधा में पड़ गई। एक तरफ माँ जी थी जो उनकी भी सास थी, दूसरी तरफ उनकी छोटी बहन जो सच बोल रही थी। उषा देवी गुस्से में बोली, हम पर उंगली उठाने से पहले ये देख कि किसके आने के बाद घर का खर्चा कितना बढ़ा है। मीरा, तू ही बता, शादी के पहले हम कितना खर्च करते थे और अब कितना कर रहे हैं? तू तो इस घर की बड़ी बहू है, तुझे समझाना चाहिए कि घर कैसे चलता है। मीरा का दिल अंदर से कांप उठा। वो जानती थी अगर उसने माँ जी की बात पर सहमति जताई तो रिया टूट जाएगी, और अगर उसने खुलकर माँ का विरोध किया तो घर में तूफान खड़ा हो जाएगा, जिसका असर उसके बच्चे पर भी पड़ेगा। उससे जाने अनजाने मुंह से निकल गया, माँ जी, शायद हम सबको मिलकर खर्च पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना सुनते ही रिया के चेहरे का रंग बदल गया। उसे लगा जैसे अपनी बहन ने उसे कटघरे में खड़ा कर दिया। उस रात रिया ने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मीरा कई बार उसके पास आई, दरवाज़ा खटखटाया, पर रिया ने सिर्फ इतना कहा, दीदी, मुझे थोड़ा अकेला रहने दो, अभी मुझसे बात मत करो। मीरा रोते हुए लौट गई। उसने पहली बार महसूस किया कि घर के हालात ने बहनों के बीच संदेश और दूरी की रेखा खींच दी है। कुछ दिनों तक घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। पहले जहाँ दोनों बहनें आपस में हंसती बतियाती दिखती थीं, अब वहाँ औपचारिक बातचीत, मजबूरी वाली मुस्कानें और हम ठीक है जैसे छोटे छोटे जवाब रह गए थे। खाने की मेज़ पर भी अब पहले जैसी हल्की फुल्की बुलहलबाजी नहीं होती। अब अपनी अपनी प्लेट में चुपचाप खाना खाते। बस बीच बीच में उषा देवी कोई ना कोई शिकायती आवाज़ माहौल के और ओझिल बना देती। गोपाल जी सब कुछ देख रहे थे पर कुछ नहीं कह पा रहे थे। उम्र, बीमारी और अचानक मिली रिटायरमेंट ने उनके अंदर भी एक अजीब बेबसी भर दी थी। एक दिन दोपहर में मीरा कमरे में अकेली बैठी थी। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरे पर थकान, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, पेट पर हल्की सी उभरी हुई माँ बनने की निशानी। उससे लगा जैसे वह खुद को कहीं खोती जा रही है। ना वो पूरी तरह बहन बन पा रही, ना बहू, ना पत्नी। माँ, हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तभी माँ का फोन आया। मीरा ने माँ से सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ साझा किया। उसने कहा कि कैसे आर्थिक तनाव के बाद से घर में बात बात पर झगड़े होने लगे, कैसे रिया को फजूल खर्च कहा जा रहा है और कैसे एक मामूली सी बात ने दोनों बहनों के बीच दूरी पैदा कर दी। माँ ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, तुम दोनों बहनों को भगवान ने एक ही ससुराल दिया। ये तो सोचो कि कितने लोग ऐसी दुआ मांगते हैं और उन्हें नहीं मिलती, पर भगवान सिर्फ वरदान नहीं देते, साथ में परीक्षा भी लेते हैं। तुम्हारा प्यार अगर सच में सच्चा है तो उसे ये परीक्षाएं भी झेलनी होगी। मीरा तो बड़ी है, तुझे ही पहला कदम बढ़ाना होगा। रिया भी नहीं है, उसका दिल जल्दी टूट जाता। वो हर बात को अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेती है। तू जा और उसे साफ साफ दिल खोल कर बात कर। जो गलती हो गई मान ले, फिर देखियो कोई भी दूरी ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी। माँ की बात ने मीरा को थोड़ा साहस दिया। उसने सोचा, सच में अगर मैंने उस दिन वहाँ माँ जी के सामने खुलकर कह दिया होता कि खर्च की जिम्मेदारी सिर्फ रिया पर नहीं, हम सब पर बराबर है, तो शायद आज ये दीवार ना बनती। उसने तय किया कि आज शाम को ही वह रिया से बात करेगी, चाहे वो सुने या ना सुने, पर वह अपने दिल की बात जरूर कहेगी। शाम को जब काम धाम निपट गए, सब अपने अपने कमरे में थे, मीरा धीरे से रिया के कमरे में गई। रिया किताब खोले लेटी थी, पर उसकी आंखें स्पष्ट बता रही थी कि मीरा ने हल्की आवाज में कहा, मैं अंदर आ जाऊं? रिया ने किताब बंद कर दी और बिना उसकी आंखों में देखे बोली, हाँ दीदी, बैठिए। कमरे में कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर मीरा ने हिम्मत करके कहा, रिया,
हमें बात करनी है इस पर। इस तरह चुपचाप दूर दूर रहकर हम दोनों खुद को भी सजा दे रहे हैं और अपने रिश्तों को भी। रिया ने आंखों में हल्का सा पानी लिए कहा, दीदी आप जो कहेंगी मैं सुनूंगी, पर मेरा दिल अभी भी उस दिन की बात भूल नहीं पा रहा। मीरा की आंखों के एक कोने भी भीग गए। उसने कहा, मुझे पता है कि मैंने उस दिन तेरे साथ न्याय नहीं किया। माँ जी, जब तेरे खर्च की बात कर रही थी तो मुझे साफ साफ कहना चाहिए था कि घर के खर्चे की जिम्मेदारी सिर्फ तेरे कंधों पर नहीं, हम सब पर है। लेकिन उस समय मैं खुद इतना डर गई थी कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, कहीं घर के माहौल और ज़्यादा खराब ना हो जाए कि मैं आधा अधूरा गोल जवाब दे दिया और मेरा वही जवाब तेरे लिए दिल की तीर की तरह चुभ गया। मैं मानती हूँ गलती मेरी थी। रिया के लिए ये शब्द बहुत भारी थे। उसने पहली बार महसूस किया कि दीदी ने सिर्फ समझाने की कोशिश नहीं की बल्कि खुद की गलती स्वीकार की है। आजकल लोग अपनी गलती मानने में बहुत कतराते हैं, खासकर ऐसे घरों में जहाँ रिश्ते अहंकार से भी संचालित होते हैं। उसने आहिस्ता से कहा, दीदी मुझे पता है कि आपकी भी मजबूरियाँ, आप भी अकेली नहीं हैं। बस उस दिन जब आपने मेरी बात को संतुलित करने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मेरे और दुनिया के बीच जो एक सहारा वही अब भी दुनिया की तरह खड़ा हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं इस घर में सचमुच अकेली हूँ। मीरा ने आगे बढ़कर रिया का हाथ थाम लिया, कहा, अकेली? सच में ऐसा सोचती है तू? याद कर, जब तू इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो तूने मेरे गले लगकर क्या कहा था? दीदी हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। फिर आज तू कैसे सोच सकती है कि तू अकेली? हाँ, मैं गलती कर सकती हूँ, मैं डर सकती हूँ, मैं कई बार परिस्थितियाँ देखकर चुप हो सकती हूँ, पर तुझे छोड़ने का ख्याल मेरे दिल में एक पल को भी नहीं आ सकता। तू मेरी बहन ही नहीं, मेरी पहली संतान जैसी। इन शब्दों के साथ ही रिया की सारी जमा हुई रुलाई बाहर आ गई। वह मीरा से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे महीनों से दबा हुआ दर्द किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था और आज उसे वो जगह मिल गई हो। दोनों बहनें कुछ देर तक बस रोती रहीं, एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर। यह रोना कमजोरी नहीं बल्कि दिल के बोझ को हल्का करने का था। रोहन ने दरवाजे के बाहर आकर यह सब महसूस किया। अब बिना आवाज़ किए वापस लौट गया और अंदर कमरे में जाकर सोचा, अगर घर के सारे विवादों का हल इस तरह से साफ दिल वाले संवाद से हो सकता है तो हम ये तरीका अपनाने से डरते कि वह जानता था कि अगला कदम उसे उठाना होगा अपनी माँ से खुलकर बात करने का। अगले ही दिन सुबह का दृश्य कुछ अलग था। आमतौर पर जहाँ उषा देवी सुबह सुबह काम की लिस्ट बनने लगती आज वहाँ हल्का सा बदलाव दिखा। मीरा और रिया ने मिलकर तय किया कि माँ जी के लिए जीवन थोड़ा आसान बनाए। बहनों ने साथ बैठकर घर का बजट बनाया, कौन कौन से खर्चे जरूरी, कहाँ कहाँ कटौती की जा सकती, कौन कौन से बिल समय पर भरने जरूरी हैं, सब कुछ साफ साफ लिख लिया। फिर उन्होंने रोहन और अर्जुन से बात करके तय किया कि हर महीने की सैलरी का एक हिस्सा सीधे घर के खर्च के लिए रहेगा और एक हिस्सा इमरजेंसी के लिए। जब सब प्लान बनकर तैयार हो गया तो चारों, अर्जुन, रोहन, मीरा और रिया ने शाम को बैठकर ये पूरा प्लान उषा देवी और गोपाल जी के सामने रखा। उषा देवी को पहली बार लगा कि उनके बच्चे और बहुएं बस खर्च नहीं कर रहे बल्कि जिम्मेदारी भी समझ रहे। मीरा ने बहुत सम्मान के साथ कहा, माँ जी हम सब मिलकर चलेंगे तो किसी एक को बोझ नहीं लगे। आपने इतनी उम्र तक अकेले सब कुछ किया, अब हमारी बारी। और हाँ, जहाँ कहीं आपको लग रहा कि किसी बात की फिजूल खर्च, आप मुझे समझाइए। प्लान हम सब मिलकर बनाएंगे ताकि किसी पर उंगली ना उठे। गोपाल जी की आंखों में हल्की सी चमक आई। उन्होंने धीमे से कहा, ये बात मुझे बहुत समय से परेशान कर रही थी, कहीं हमारे बच्चे के रिश्ते पैसों की वजह से बिगड़ न जाए। तुम सबको इस तरह देखकर दिल को सुकून मिला। उषा देवी ने भी अपने तरीके अब भावना जताने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ठीक, अगर तुम लोगों ने इतना सोच समझ कर प्लान बनाया तो मैं देखती हूँ कि कैसा चलता। बस ध्यान रखना, घर की इज्जत हमेशा बनी रहनी चाहिए। सब कुछ आर्थिक तनाव हल्का हुआ, बहनों के बीच भी गलतफहमियां दूर होने लगी। पर जिंदगी कभी सिर्फ एक मोड़ पर नहीं टिकी होती है, वह तो हर परीक्षा लेती है। अगली बड़ी परीक्षा तब आई जब रिया को एक दिन चक्कर खाकर गिर गई। सब घबरा गए, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। टेस्ट रिपोर्ट आई, वह भी माँ बनने वाली थी। पूरा घर खुशी से झूम उठा। मीरा ने आंसू भरी से गले लगाकर कहा, देख मैंने कहा था भगवान देर देता पर देता जरूर है। अब तो हमारे घर दुगनी किलकारियां गूंजेंगी, लेकिन इसी खुशी के साथ एक नया डर आया।
हम दोनों बहनें प्रेग्नेंट थी। घर में काम, पैसे, तनाव सब कुछ दुगुना। डॉक्टर ने दोनों को आराम की सलाह दी, भारी काम मना किया। मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए उषा देवी अब सच में फंस गई। उनकी उम्र, पद की बीमारी, घर की जिम्मेदारी सब अचानक बहुत बड़ा लगने लगा। वो चाहकर भी अब बहुओं से पहले जैसा काम नहीं ले सकती थी, क्योंकि डॉक्टर की रिपोर्ट के सामने उनकी भी जुबान कई बार थम जाती। इस परिस्थिति ने उषा देवी के अंदर एक नया संघर्ष शुरू किया। एक तरफ उनके मन में पुरानी आदतें थी, बहुओं से सब काम करवाने की, नियमों से चलने की, नियंत्रण रखने की, और दूसरी तरफ एक हकीकत यह भी थी कि अगर उन्होंने बहुओं पर दबाव डाला तो उसका असर सीधे आने वाले, जन्म लेने वाले पोते पोतियों पर पड़ सकता है। इस खींचातानी में उनका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा होने लगा। कभी डॉक्टर पर बरस पड़ती कि आजकल तो हर बात में आराम बोल देते, हमारे जमाने में तो औरतें खेतों में काम करती फिर भी बच्चे ठीक पैदा होते। कभी बहुओं पर भड़क जाती कि तुम लोगों ने ये नाजुक नाजुक वाला रोग पकड़ लिया है, जैसे दुनिया में तुमसे पहले किसी ने बच्चे नहीं जने। यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचने लगी जहां अहंकार, थकान, पीढ़ी का फर्क और पुरानी सोच का टकराव इतनी जोर से हुआ कि एक दिन घर में ऐसी बात निकल गई जिससे दो बहुएं, एक मां समान सास और पूरे परिवार को अंदर से तोड़ देने की कगार पर ला खड़ा किया। दिन बीत गए और जैसे जैसे दोनों बहनों की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे घर की रफ्तार भी बदलती गई। सुबह पहले जितनी तेजी से झाड़ू पोछा, रसोई, नाश्ता, टिफिन सब चलता था, अब उसकी जगह थोड़ा धीमा लेकिन ज़्यादा बेझिल माहौल होने लगा। मीरा और रिया दोनों ही धीरे धीरे चलते, जल्दी थक जाती, कभी सब कमर में दर्द, कभी उल्टियाँ, कभी चक्कर आ जाना। डॉक्टर ने साफ निर्देश दिया कि तनाव से दूर रहना, ज़्यादा सीढ़ियों ना चढ़ना, ज़्यादा भारी सामान ना उठाना, समय पर खाना और नींद लेना। बात कागज पर बहुत आसान थी, पर जिस घर में अचानक दो दो होने वाली माताएं और दो बुजुर्ग हों, वहाँ जिंदगी सिर्फ डॉक्टर की पर्ची से नहीं चलती। उषा देवी की उम्र और जिम्मेदारियां दोनों ही अब ज़्यादा महसूस होने लगी। पहले वे गर्व से कहती थी कि उन्हें किसी नौकरानी की ज़रूरत नहीं, घर की हर रग रग उन्हें पता है, खुद ही संभाल लेंगी। अब वही शरीर सुबह उठते ही थका महसूस करता, घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न, सांस जल्दी फूल जाना। एक तरफ बहुओं की देखभाल की चिंता, दूसरी तरफ खुद के बूढ़े होते शरीर की मजबूरी और सबसे ऊपर पैसे की तंगी, सब मिलकर उन्हें ज़्यादा चिड़चिड़ा बना रहे थे। वे खुद भी जानती थी कि बहुओं पर जितना चिल्ला रही हैं वो असल में अपने डर पर चिल्ला रही हैं, पर यह समझ तब आती है जब दिल शांत हो, और उनके दिल को शांत होने का मौका ही कहाँ मिल रहा था। एक दिन सुबह की बात है, मीरा को हल्का पेट दर्द कसता हुआ महसूस हुआ। शुरू में उसने सोचा कि शायद गैस या सामान दर्द होगा, पर धीरे धीरे दर्द थोड़ा तेज होने लगा। वह रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी, अचानक चाकू उसके हाथ से छूट गया और दीवार पकड़ कर बैठ गई। रिया पास में ही आटा गूंथ रही थी, वह घबरा गई। उसने तुरंत मीरा को पकड़कर कुर्सी पर बिठाया, पानी दिया। मीरा के माथे पर पसीना था, चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। रिया ने डरी आवाज़ में कहा, दीदी तुम कमरे में जाओ, मैं सारा काम देख लूँगी, तुम अभी एक कदम भी मत चलो। उसी समय उषा देवी आ गई। उन्होंने देखा कि किचन आधा अधूरा है, गैस पर रखी दाल उबल कर किनारों पर गिर चुकी है, चाकू जमीन पर पड़ा है और मीरा कुर्सी पर बैठी है। उन्होंने बेताबी में आवाज़ ऊंची कर दी, यह क्या तमाशा लगा रखा, सुबह सुबह एक ऐसा ढीलापन है, घर का काम देखने की बजाय यहाँ बैठी हो। रिया ने तुरंत कहा, माँ जी दीदी को तेज दर्द हो रहा, शायद पेशाब या पेट पर दबाव है, मैं सारा काम कर रही हूँ, आप परेशान मत होइए, लेकिन पहले इन्हें कमरे में लिटाना होगा। उषा देवी बिना पूरी बात सुने बड़बड़ाने लगी, डॉक्टर भी ना जाने क्या क्या बहाना दे देते हैं, थोड़ा कम काम कराओ तो वो प्रेगनेंसी को बीमारी बना देते हैं। हमारे समय में तो खेतों में काम करते हुए बच्चे को जन्म दे देते थे और शाम को फिर रसोई में लग जाते थे। रोते हुए थकी आवाज़ में मीरा ने धीरे से कहा, माँ जी मैं काम से भाग नहीं रही, बस आज सच में हाल ठीक नहीं है। उषा देवी ने तुनक कर कहा, ठीक है जाओ कमरे में, पर ध्यान रखना घर भी घर ही रहता है, डॉक्टर का कागज भगवान का फरमान नहीं।
उस दिन अर्जुन घर जल्दी आ गया। उसने मीरा की हालत देखी, डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने साफ कहा, प्रेगनेंसी के साथ महीने में या इस तरह का दर्द हल्के में नहीं लिया जा सकता। बच्चे की पोजीशन और मीरा के ब्लड प्रेशर के कारण उसे पूरे आराम की ज़रूरत है। अगर तनाव और शारीरिक थकान जारी रही तो प्रीमेच्योर डिलीवरी या मिसकैरेज का खतरा हो सकता है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबरा कर डॉक्टर से पूछा, क्या आप ये सब मेरी माँ के सामने खुद बता सकती हैं ताकि उन्हें पता चले कि यह केवल बहू का बहाना नहीं है। डॉक्टर ने सिर हिलाया। अगले दिन वे रिपोर्ट दिखाने के लिए घर आने को तैयार हो गई। अगले दिन जब डॉक्टर घर आई और उन्होंने सबके सामने यह स्थिति समझाई तो कुछ देर के लिए घर में सन्नाटा छा गया। उषा देवी ने पहली बार अपने चेहरे पर डर महसूस किया, जैसे कोई उनसे सबसे बड़ा सुख छीन लेने की बात कर रहा हो। डॉक्टर ने साफ कहा, मीरा को अब सिर्फ हल्का काम करना है, खाना बनाना भी कम। ज़्यादातर समय उसे लेटे रहना चाहिए और जितना हो सके तनाव से दूर रखना है। फिर उन्होंने रिया की तरफ देखा और कहा, आप भी ध्यान रखिए, आप भी प्रेग्नेंट हैं। दो प्रेगनेंसी वाले घर में अगर औरतें आराम नहीं करेंगी तो बच्चियां नहीं, पूरा परिवार संकट में आ जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद उषा देवी काफ़ी देर तक चुप रहीं। शाम को वो पूजा के कमरे में बहुत देर तक बैठी रहीं, चुपचाप, बिना किसी पर ताना कसे, बिना किसी को आदेश दिए। मीरा और रिया डरते डरते रसोई में काम निपटा रहे थे। अचानक उषा देवी ने दोनों को आवाज़ दी, आओ जरा बैठो मेरे पास। दोनों के मन में अलग अलग डर थे। मीरा ने सोचा शायद अब फिर कोई नियम सुनाया जाएगा। रिया ने सोचा शायद मुझे ही सारी जिम्मेदारी दी जाएगी कि दीदी आराम देना और खुद सब संभालना। लेकिन जो हुआ उसकी दोनों ने उम्मीद नहीं की थी। उषा देवी ने की आवाज़ इस बार तीव्रता कम, थकान और पछतावा ज़्यादा था। उन्होंने धीमे से कहा, मैं यह नहीं कहूँगी कि मैं गलत थी, क्योंकि उम्र भर खुद के तरीके से घर संभालते संभालते इंसान खुद को ही सही मानने लगता है। पर डॉक्टर की बात सुनकर पहली बार डर लग रहा कि कहीं मेरी आदतें तुम्हारे बच्चे के लिए खतरा ना बन जाए। मैं तुम्हें आराम करने को कहूँ यह भी मुझे अजीब लगता है, और तुम्हें काम करने दूँ यह डॉक्टर को गलत लगेगा। सच कहूँ तो मुझे अब समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मीरा ने हिम्मत करके पहली बार अपनी बात थोड़ा खुलकर रखी। उसने नम्र लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माँ जी, आप अकेली नहीं हैं, हम सब हैं, बस तरीका थोड़ा बदलना होगा। अभी तक आप सारा बोझ अकेले उठाती थी और हमसे भी ऐसा ही उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब हमारा परिवार बदल गया, ज़रूरतें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं। अगर हम मिलकर बैठकर प्लान बनाएं कि किस दिन कौन क्या करेगा, कौन सा काम बाहर से किसी हेल्प से कराया जा सकता है और किन कामों को थोड़ा छोड़ भी दिया जा सकता, तो शायद सब आसान हो जाए। रिया भी बोली, माँ जी, मैं सच कहती हूँ, मेरे मन में कभी आपकी जगह लेने का ख्याल नहीं आया, पर जब आप बार बार मुझे फिजूल खर्च, आलसी या लापरवाह कहती हैं तो मैं खुद से दूर होने लगती हूँ। आप चाहें तो मैं खेत की तरह काम करूँगी, लेकिन उससे पहले बस इतना आश्वासन चाहती हूँ कि मेरी मेहनत को ताने नहीं, थोड़े प्यार से देखा जाएगा। उषा देवी की आंखों में हल्का सा पानी तैर गया। उन्होंने शायद सालों बाद किसी के सामने खुद को कमजोर महसूस होने दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लोग कहते हैं माँ बेटे की होती है, बहू की नहीं, लेकिन सच में ये है कि तुम्हारे आने के बाद से ही घर में दिया जलता रहा। मीरा तू नहीं होती तो शायद मैं बहुत पहले ही टूट जाती, और रिया तू नहीं होती तो इस घर में खुशियाँ का दूसरा हिस्सा कभी नहीं आता ही नहीं। मैं शायद यह सब शब्दों में कहने की आदत खो चुकी हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं। यह पल घर के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन जिंदगी में सब कुछ पल भर में नहीं बदलता। बाहर से तो माहौल थोड़ा नरम हो गया, पर भीतर अब भी बहुत से उलझे हुए धागे थे, जिनमें से सबसे ज़्यादा उलझा हुआ धागा जल्द ही सामने आने वाला था। कुछ सप्ताह शांतिपूर्वक बीत गए। मीरा अब ज़्यादातर समय कमरे में रहती, किताबें पढ़ती, बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े बुनने की कोशिश करती।
माँ से फ़ोन पर बात करती, कभी कभी रिया के साथ नाम सोचने लगती कि अगर बेटी हुई तो क्या नाम रखेंगे, अगर बेटा हुआ तो क्या रिया भी काम की जिम्मेदारी